स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील अहमद। तो आइए दोस्तों, आज हम बीजापुर शहर के जामिया मस्जिद पर हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं हमारे द बीजापुर हेरिटेज फाउंडेशन के मेंबर से इसके बारे में। आइए दोस्तों जानते हैं इसके हालात क्या हैं। हेलो एवरीवन, मैं अनीस मनियार बीजापुर हेरिटेज फाउंडेशन से। हमारे बीजापुर हेरिटेज फाउंडेशन के दूसरे मेंबर्स भी यहाँ पे हैं, अमित सुद्दार, और यहाँ पे हमारे साथ हैं बिलाल बिलवर, और हमारे बीजापुर की बहुत ही फेमस हेरिटेज एक्टिविस्ट हमजा महबूब भी हमारे साथ हैं। तो हमारा आज का जो डिस्कशन का जो टॉपिक है वो जामिया मस्जिद पे जो एक्सटीरियर डोम के एक्सटीरियर पे जो क्रैक्स हैं, मेजर क्रैक्स, तो उसको सर्वे करने के लिए हम लोग आए हुए थे। इस ताल्लुक से हम लोग अमित सुद्दार भाई से कुछ जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम देखे घूम के कि ऊपर की तरफ जो फंगस उठा है, तो फंगस उठा है, तो हमारे नॉलेज के मुताबिक हमें क्या लग रहा है कि क्रैक पड़े अंदर। तो बहुत सारे क्रैक आप वीडियो में कवर किया है, बहुत सारे क्रैक्स। तो फर्स्ट मुझे क्या लगता है अनस भाई कि क्रैक कितने हैं वो हिसाब लगाना इम्पोर्टेंट है। छोटे छोटे मीनार वहाँ पे भी क्रैक पड़े, यहाँ भी पड़े, नीचे भी पड़े, और थोड़ी जगह सीमेंट मारे उनके हाथ में जो किए ठीक है, पर कैसा है कि थोड़ा और अच्छे की तरीके से रिस्टोरेशन हो जाए तो एक जो शान है जामिया मस्जिद का वो बच जाएगा। अच्छा, तो क्रैक्स के ताल्लुक से क्या है ना, कुछ दिन पहले जो आगा खान फाउंडेशन जो है, तो उनका नाम तो आपको पता है, सब लोग बहुत फेमस हैं वो लोग रेस्टोरेशन में। तो उनके जो सीईओ हैं रतीश नंदा, उनसे मेरी बात हुई है। तो इस ताल्लुक से मैंने उनसे बात की, तो वो लोग बता रहे थे कि फंगस जो लगना है उसका मेजर रीज़न ये है कि अगर मॉइस्चर अगर वहाँ पे रिटेन हो रहा है तो फंगस जमता है। और जो स्टुको है ये ऑर्गेनिक मैटर है, अनलाइक सीमेंट इज इनऑर्गेनिक। फंगस के अंदर जो स्टुको जो होता है, प्लास्टर जो है, उसके अंदर वो लोग ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करते थे। इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे मॉइस्चर अगर रिटेन हो गया तो वहाँ पे फंगस लगता है। अगर फंगस लग गया समझ लीजिए कि वहाँ पे अंदर क्रैक्स हैं, फर्स्ट थिंग। और दूसरी बात, इस ताल्लुक से मैं बात की कि यहाँ पे क्रैक्स जो मेजर क्रैक्स, जो प्लास्टर के अंदर मामूली क्रैक्स आते रहते हैं, ओवर द टाइम वो होता रहता है, मगर ये जो हम लोग जो देखे अभी जो डूम के ऊपर जो मेजर क्रैक्स हैं, इसका रीज़न ये है कि वो जो स्टुको होता है बेसिकली उसको मॉइस्चर सप्लाई होते रहना चाहिए, ठीक है। तो उनका एक इनबिल्ट मैकेनिज्म इस तरह से होता था, कोई भी बड़ी मॉन्यूमेंट ले लीजिए आप, उसके आसपास में कुआं या कोई वाटर सोर्स हुआ करता था, है ना। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे मॉन्यूमेंट देखिए बहुत ही बड़ा मॉन्यूमेंट है, तो इसके आस बाजू में एक कुआं था, वेल थी। वो वेल होने का उसका एक साइंटिफिक रीज़न ये हुआ करता था, उन लोग जो आर्किटेक्ट्स होते थे इस हिसाब से बनाते थे कि उसका जो मॉन्यूमेंट का जो बेस होता था, बेस को मॉइस्चर सप्लाई होता था मॉन्यूमेंट से, तो ठंडी पकड़ती थी, जैसे बोलते हैं हम लोग, मॉइस्चर ठंडी पकड़ती थी। वो ठंडी पकड़ने की वजह से क्या होता था, जो स्टुको है उसने ऑर्गेनिक मैटर बताया तो सस्टेन होता है वो। अगर उसको मॉइस्चर अगर सप्लाई नहीं हुआ तो ओवर द टाइम क्या होता है, ग्रिटीनेस आती है उसके अंदर। ग्रिटीनेस की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे उखड़ने शुरू होता है, और धीरे होते होते क्या होता है, पूरा का पूरा मॉन्यूमेंट को अफेक्ट होता है उससे, ठीक है ना। दूसरे रीज़न एक बताता हूँ। अब जो कुआं है, वेल है, उसके अंदर जो स्टीम्स होते हैं वाटर के, आप क्या कर रहे हो, उसको बंद कर रहे हो, तो आपको नेगेटिव फोर्स लगा रहे हो, यानी नेगेटिव ऊपर से नेगेटिव फोर्स लगा रहे हो। तो क्या होता है, वो जो स्ट्रीम्स होते हैं, नेचुरल जो एक्वीफर्स जो होते हैं, अंडरग्राउंड में एक्वीफर्स होते हैं, आपको रिपल्शन कर रहे हो आप, तो क्या होता है, कहीं और से पानी निकलना शुरू हो जाता है उसका। जो फॉल्ट लाइन्स होते हैं, वो फॉल्ट लाइन से क्या होता है, वाटर लीकेज, सीपेज स्टार्ट होता है। तो इसका जो बेस स्ट्रक्चर जो है, बेस के अंदर अगर वाटर अगर सीपेज हो रहा है तो क्या होता है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जो होती है ना बेसमेंट की, उस स्टेबिलिटी को इफेक्ट होता है इससे। उस स्टेबिलिटी को अगर असर होने लग गया तो क्या होता है, ऊपर के जो सबसे पहले जो डूम होता है उसी को इफेक्ट होता है उसका। उससे क्या होता है, धीरे धीरे स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होने के क्या होता है, क्रैक्स आने स्टार्ट होते हैं। पहले डूम में आते हैं, उसके बाद मीनार्स के ऊपर ऊपर का स्ट्रक्चर, धीरे धीरे पिलर्स पे होते होते बेस तक स्ट्रक्चर्स ऊपर क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो दिस कुड बी द पॉसिबल रीजन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जो हम ऊपर जो आकर सर्वे करने के बाद बहुत सारे माइनर क्रैक्स बालकनीज में भी, साउथ में भी हम देखे हैं, जो आर्चिस में, और जो डोम्स के ऊपर जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे अभी शुरुआत है उसकी क्रैक्स की। अगर उसको अभी चेक कर उसको रिस्टोर नहीं करेंगे तो ये फर्दर इंक्रीज होता चला जाएगा, वाइडनिंग होगा। तो इसकी ज़रूरत है, यस है। और रिस्टोरेशन धारवाड़ सर्कल को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिर से एक बार इसकी जायज़ा ले सारे डोम का, और इसके अतराफ़ के जो मिनरेट्स हैं
उसका भी काम करवाएं तो इसकी खूबसूरती बरकरार रहेगी, लोग इसे आकर देखेंगे तो आपका ये काम बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। इसको रिस्टोर करने के लिए आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी। तो टोटली अनिस मनियार बोले हैं, इसकी पानी का सोर्स जो वेट है ज़रूर जामा मस्जिद को बहुत इम्पोर्टेंस है। आप बोले ऐसा मैं भी सोच रहा था हूँ। तो आज क्या है, ये जो शादी महल के बाजू बहुत बड़ा वेल था वो ओपन करना, डिसिल्ट करना है। अगर आप नहीं डिसिल्ट करें बहुत ही खतरा है जामा मस्जिद को। मैं सभी जमात सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, बहुत सीरियसली हो इसका बारे में। आगे नेक्स्ट कमिंग जनरेशन को ये मस्जिद नहीं रहेगा। तुम लोग अगर बॉडी नहीं निकाले तो बहुत खतरा महसूस होएगा। मैं सबको बोलना चाहता हूँ तुम सीरियस ले जाओ। तुम ऐसा नहीं कि बॉडी बंद करे चलेगा करके नहीं, बहुत रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है। पानी बहुत ज़रूरी है बिल्डिंग को, वो ओपन करना बहुत ज़रूरी। और मैं और अमित भाई रिसेंटली गुलबर्गा गए थे। आप देखो साउथ इंडिया के अंदर ऐसी खूबसूरत मस्जिद सिर्फ बीजापुर आदिल शाही डायनेस्टी में मिलते हैं। हम लोग बहुमनी ये हमारे गुलबर्गा गए थे, आज जामा मस्जिद देखे। वो जामा मस्जिद और हमारे जामा मस्जिद इतनी इम्पीरियल, इतनी ग्रैंड है। हम बहुत खुशकिस्मत है और हम बहुत एहसानमंद है कि हम लोग बिलोंग्स टू द बीजापुर आदिल शाही डायनेस्टी से हैं। सिर्फ ऐसे मॉन्यूमेंट्स अगर बीजापुर में हमारे प्राउडनेस है कि ऐसे खजाना हमारा बीजापुर में है। हम लोग आज क्या कर रहे हैं, कोई केयरलेस कर ले हैं, आगे जनरेशन को नहीं मिलेगा। ये सभी लोग आगे आना चाहिए, कमेटी बनाना चाहिए और पूरा एक ट्रस्ट बनाना चाहिए। ट्रस्ट के अंदर सब बड़े बड़े जो भी किधर है वो लोग रिटायर्ड लोग किधर है, जो भी एडवोकेट्स हैं, जो भी प्रोफेसर हैं, वो लोग सामने आना। सिर्फ घर में बैठ के भाषण करने का नहीं है, आओ सामने आओ, कमेटी बना के क्या है, एक उन्हें भी टाइम दो, आधा घंटा मंथली वंस या वीकली वंस कुछ ना कुछ एक मीटिंग करो हेरिटेज के बारे में, उसका तभी कुछ बचेगा। अगर ऐसा ही कोई भी निगलेक्ट करते गए तो पूरा निगलेक्ट हो ही जाएगा। मैं यही बोलना चाहता हूँ। एक और बात मैं बताना चाह रहा था, देखिए तो जो कंजर्वेशन आर्किटेक्ट हैं, जो दिल्ली स्कूल ऑफ कंजर्वेशन आर्किटेक्चर है, वहाँ से मैंने, हमारे एक दोस्त हैं देशमुख, ठीक है, सतीश देशमुख, तो उनसे मैंने फ़ोन पे बात की तो उन्होंने बताया कि मॉन्यूमेंट के बाजू में अगर कोई वेल है तो इट बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मॉन्यूमेंट। आप उसको उससे जुदा नहीं कर सकते। ये मॉन्यूमेंट अलग है, कुआं अलग है, ठीक है। आप वेल को मूछ के ना कुआं मस्जिद रख सकती है पे, मॉन्यूमेंट अगर बचाना चाहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट। तो ठीक है, अगर फाइनली बात इतनी है कि इस मॉन्यूमेंट को अगर आपको बचाना है तो उसका एक ही रास्ता है कि जो स्ट्रीम्स, जो वाटर में जो ग्राउंड लेवल पर जो एक्विफर जो स्ट्रीम्स हैं उसको रेस्टोर करना ज़रूरी है, बहाल करना ज़रूरी है। अगर नहीं आज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा क्रैक्स आते हैं। क्या यूँ समझ लीजिए कुछ अरसे में क्या है, इसको मेजर प्रॉब्लम आ जाएगा। और फिर डिपार्टमेंट वाले ASI वाले भी कोई कुछ नहीं कर सकते। अब आगा खान वालों को बुलाओगे तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते इसको। तो इस बात पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। सर हमारी और एक बात है, और एक बात हमारे जो भी वक्फ बोर्ड हैं, ASI हैं, पता नहीं कि हम लोग कैसा, उनको वक्त तो आता ही नहीं। ऐसा लगता है कि अनिस भाई आते हैं कि नहीं, चेक करते हैं कि नहीं, कि कुछ उनका कुछ कंट्रीब्यूट है, कुछ है कि नहीं। मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो सर्वे करते हैं कि नहीं। ये शायद तो सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है। ये रिस्टोरेशन को तो बहुत सीरियस लेना है। कितना जल्दी होते हैं उतना जल्दी हम हाईलाइट नहीं होते ना, हाईलाइट नहीं होते। इश्यूज जो होते हैं हाइड नहीं करना है आपको। माइनर क्रैक आ गया तो इमीडिएटली हाईलाइट कर दो कि इशू है, डिपार्टमेंट वालों को समझा दो। वो लोग आ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं दूसरी बात है। अब हाईलाइट नहीं करेंगे, उसको छुपा छुपा के रखेंगे तो कल के दिन द माइनर बिकम्स मेजर। देखिए आसार महल में जब हम गए थे, ASI के जो ऑफिशियल्स आए थे वहाँ पे, हमारी उनसे बात हुई थी हमारी टीम की, तो उनका तो कंट्रीब्यूशन रहेगा ही रिस्टोरेशन करने में, रिपेयर करने में। तो उसके अलावा वो चाहते हैं कि कम्युनिटी शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड टू, पहले फिलेंथ्रोपिस्ट हैं जो कि जो भी डोनेशंस आएंगे रिलीजियस साइट्स को रिस्टोरेशन करने के लिए, ASI के पास बजट थोड़ा सा आता है, वो दे आर डूइंग देयर बेस्ट। और दूसरी बात यह है कि डोनेशंस और सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम सिर्फ ASI का काम नहीं है, हमारी भी इसमें कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो ऑफिसर्स अपील कर रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आए, हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि उसका काम हम लोग रिस्टोरेशन का कर सकें। हमजा भाई ने गुलबर्गा का जो जामा मस्जिद के बारे में बात किया,
तो कंपैरिजन में तो ये तो बहुत ही रिच दिखता है। रिच मतलब उसके अंदर पिलर है से वो ब्यूटी चला गया उसका। तो ये पिलर नहीं है इसका, विदाउट पिलर डोम खड़ा है जामा मस्जिद का भी, जस्ट लाइक गोल गुम्बद। तो बहुत ही रिच है ये। हम दिल्ली का भी जामा मस्जिद देखे तो जो ऊपर का ये एरिया है उससे भी बड़ा है इसका। इसके सामने भी एक मीनार इनकम्प्लीट है, वो भी बना रहता तो उससे भी ये रिच होता था। हाँ, ग्रैंड दिखता था वो। उसके ऊपर 2 मीनार है बड़े बड़े से। हाँ, पर फिर भी देखो जो रिचनेस है, जो विदाउट पिलर डोम है, इसका ब्यूटी ही अलग है। हाँ। जैसे बिलाल भाई से बता रहे थे कि जो फिलांथ्रोपिस्ट की बात कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, ऑफिशियल्स होंगे, उनके पास ऐसे रिसोर्सेस हैं उनके पास। तो रिसोर्सेस को सामने लाइए, लाके एक टीम बनाइए। टीम बना के क्या है, ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट वाले अलग, हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग उनके साथ हाथ बिठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग दूर नहीं ढकेलेंगे। आप जाएंगे, आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दे विल डेफिनेटली वेलकम अस। तो इस तरह से सब लोग हाथ मिला के अगर करेंगे तो ये सिर्फ जामा मस्जिद का मामला नहीं है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे। ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये कब्रिस्तान में इखलास खान की टूम है, इखलास खान का टूम है। वहाँ के जाके देखे तो अंदर इखलास खान जो होते हैं हज़रत मुत्तक़ी क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह के बहुत ख़ास मुरीद थे, ठीक है, और बहुत बड़ी हस्ती थे वो। तो उनकी खबर पे अजय हाल है, कुत्ते और गंदे जानवर यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। नीचे की फर्श देखो पूरी टूटी फूटी है, खबरें इधर उधर पड़े हुए हैं। ये हाल हमारे अपनी ख़ास जगहों का है, नहीं सेक्रेट साइट्स की बात बता रहा हूँ, ये हाल है। तो सब लोग इस बात में ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेड़ जो हेरिटेज ट्रस्ट है, ऑलरेडी डीसी के कंट्रोल में एक हेरिटेज ट्रस्ट बनाया है उन्होंने, ठीक है। उसके अंदर क्या है, इन्वॉल्वमेंट हम लोगों का बहुत कम है उसके अंदर, ठीक है ना। उसमें कुछ एलीट मेंबर्स लिए उन लोग, कुछ एलीट्स को लेके बना दिए उन लोग। तो वो ऐसा नहीं हो सकता, आप एलीट मेंबर्स को लेके कुछ चुन के लेके ऐसा नहीं बना सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता वो, क्योंकि नहीं। और वो कर क्या रहे हैं वो लोग, पब्लिकली भी नहीं हो रहा है, वो अपने अपनी मीटिंग्स करते हैं, डीसी के साथ डिस्कशन करते हैं, कुछ काम तो दिखाई दे नहीं रहा। तो हम लोगों को क्या चाहिए, तो रिजल्ट चाहिए हम लोगों को। ऐसा नहीं कि वो लोग मीटिंग्स करने से कुछ नहीं होता है। अगर आप कोई ऑफिसर्स आगे देख के जा रहे हैं तो टूरिस्ट बनना, टूरिस्ट नहीं बनना, ऑफिसर से काम करना है नहीं, आगे देख सकते हैं क्या होता है। जो मेजर रिलीजियस साइट्स हैं उसमें हमारी कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसमें अंदर कंट्रीब्यूशन करे। नॉट जस्ट एएसआई तो क्लियरली बोल रहा है कि अपनी जो भी फंड्स इनके पास से रिलीज होते आते हैं दिल्ली से, तो वो रिस्टोरेशन के काम में लगाते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी जिनकी जिम्मेदारी है वो भी साथ दें तो ये रिस्टोरेशन का काम हो सकता है। ये इसको बहुत ज़्यादा दिन तक इसको रख सकते हैं मोनूमेंट को अच्छी हालत में। एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक तो कर सकते हो सपोर्ट करने के लिए। जी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता चलना बहुत ज़रूरी है इस मामले में, ठीक है। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.